हेलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर में रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन। आखिर में किडनी फंक्शन का रेगुलेशन कैसे होता है, इसको इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं, कौन कौन से हार्मोन्स हैं, कौन कौन सा मैकेनिज्म है, ठीक है, और कौन कौन से ऑर्गन्स हैं जो इस रेगुलेशन में, किडनी के फंक्शन के रेगुलेशन में इन्वॉल्व हैं। सारे चीज को कंप्लीट डिस्कस करेंगे, हर एक आपका कॉन्सेप्ट इस लेक्चर में क्लियर होगा। तो सबसे पहला हम लोग का रेगुलेशन है एडीएच, ठीक है। एडीएच एंटी डायूरेटिक हार्मोन। तो कौन बनाता है, कब काम करता है और कब रिलीज होता है और क्या करता है, हर चीज को डिस्कस करेंगे। देखो, जो हम लोग का एडीएच को क्या बोलते हैं, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एंटी डायूरेटिक हार्मोन बोला जाता है एडीएच को, या फिर इसे बोलते हैं वैसोप्रेसिन। इसे और क्या बोलते हैं, वैसोप्रेसिन, जो कि आपका डायूरेटिक का मतलब होता है डायूरेसिस। किससे है रिलेटेड, डायूरेटिक रिलेटेड होता है किससे, डायूरेसिस। सो डायूरेसिस का मतलब क्या है, डायूरेसिस का मतलब है एक्सेसिव यूरिनेशन, ठीक है। सो डायूरेटिक किसे बोलते हैं हम लोग, जब एक्सेसिव यूरिनेशन होता है, ठीक है, तो इसके लिए टर्म है जिसे बोलते हैं डायूरेसिस। सो डायूरेसिस का मतलब है एक्सेसिव यूरिनेशन, ठीक। एक्सेसिव यूरिनेशन को डायूरेसिस बोलते हैं। तीन मैकेनिज्म है मेन, हमको इस लेक्चर में तीन मैकेनिज्म को स्टडी करना है। सबसे पहला है एडीएच, रास एंड एएनएफ, ठीक है। हम लोग ने स्टार्ट कर दिया है भाई एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एंटी डायूरेटिक हार्मोन जिसे और क्या बोलते हैं, वैसोप्रेसिन, ठीक है। सो एंटी डायूरेटिक हार्मोन को ही क्या बोला जाता है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन को ही वैसोप्रेसिन बोला जाता है, ठीक है। डायूरेटिक का मतलब समझ गए, डायूरेसिस मतलब एक्सेसिव यूरिनेशन, डायूरेटिक मतलब एक्सेसिव यूरिनेशन, ठीक है। अब समझो आखिर में ये हार्मोन कब फंक्शन करेगा, भाई काम कब करेगा, ठीक है। तो हार्मोन का फंक्शन को डिस्कस करेंगे, आखिर में कब हार्मोन एडीएच कब रिलीज होता है, कौन रिलीज करता है, कब होता है। देखो, हम लोग का जब बॉडी में वाटर की कमी, मतलब पानी की कमी, अगर आपके बॉडी में वाटर की कमी है, समझे, पानी की कमी है, तो बॉडी में जब पानी की कमी का वाटर लॉस बॉडी से कब होता है, ठीक है। अगर बॉडी से वाटर लॉस हो रहा है, ठीक है, अगर बॉडी में पानी की कमी है, बॉडी से वाटर लॉस हो रहा है, आखिर में बॉडी से वाटर लॉस क्यों होता है, कौन कौन से रीजन है। सो ड्यू टू स्वेटिंग, स्वेटिंग के कारण क्या हो सकता है भाई, बॉडी से वाटर लॉस हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। स्वेटिंग से समर में पता है इतना धूप होता है, ठीक, वाटर लॉस तो होता ही है, ठीक है। तो स्वेटिंग से क्या हो सकता है, वाटर का लॉस हो सकता है। यूरिन, ठीक है, यूरिन के थ्रू भी वाटर का लॉस होता है। एंड डायरिया फेमस, ठीक है, डायरिया भाई, इससे भी वाटर का लॉस बहुत होता है, ठीक है। लूज मोशन जिसे बोलते हैं, सबको पता है, ठीक है। सो अगर बॉडी से वाटर का लॉस हो रहा है, वाटर का लॉस कब होगा, बॉडी में से वाटर का लॉस कब होगा, ये कुछ रीजन है और बहुत सारे हैं। मैंने आपको रीजन 3 ठो बताया कि जिसके कारण क्या हो सकता है भाई, बॉडी से वाटर का लॉस हो सकता है। इसकी वजह से बॉडी से क्या हो सकता है, वाटर का लॉस हो सकता है ड्यू टू स्वेटिंग, यूरिन एंड डायरिया। ये 3 वजह है जिसके कारण क्या हो सकता है, बॉडी से वाटर लॉस हो सकता है, ठीक है। अगर बॉडी से वाटर लॉस, बॉडी से अगर बॉडी में से वाटर का लॉस हो रहा है, ठीक है, अगर बॉडी में से वाटर का लॉस हो रहा है तो इससे क्या होगा, इससे ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा भाई, इससे ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा। तो आखिर में ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज क्यों होगा भाई, आपको नहीं पता कि हम लोग के जो ब्लड है, ब्लड में 55% होते हैं प्लाज्मा। ब्लड में हम लोग के 55% क्या होते हैं, प्लाज्मा, और प्लाज्मा में 90 से 92% वाटर होता है। आपने बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में पढ़ा होगा, बिल्कुल, ठीक है, मैंने ही पढ़ाया है और किसी और से पढ़ा है तो आपको पता होगा कि ब्लड में 55% क्या होता है, ब्लड में 55% प्लाज्मा होता है, ठीक है, और 55% प्लाज्मा में 90 से 92%
प्लाज्मा में 90 से 92% वाटर होता है प्रेजेंट, ठीक है। सो प्लाज्मा में 90 से 92% क्या होता है भाई, वाटर प्रेजेंट होता है, ठीक है। सो अगर बॉडी से वाटर का लॉस हो रहा है तो इससे क्या होता है, ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज होता है। ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज होगा, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम भी इससे डिक्रीज होता है। ब्लड प्रेशर, भाई जितना ज्यादा ब्लड आपके बॉडी में होगा, अगर आपके बॉडी में ब्लड है मात्र 3 लीटर, ओनली 3 लीटर्स, तो प्रेशर भी कम लगाएगा। अगर आपके बॉडी में ब्लड है 6 लीटर तो भाई प्रेशर डबल, समझे ना। तो जितना ज्यादा बॉडी में ब्लड होता है उतना ही ज्यादा बॉडी का क्या होता है, ब्लड प्रेशर होता है, ठीक है। ब्लड प्रेशर होता है, ठीक है। जितना ज्यादा ब्लड उतना ज्यादा ब्लड प्रेशर, जितना कम ब्लड होगा आपके बॉडी में, अगर ब्लड वॉल्यूम कम है तो प्रेशर भी डिक्रीज होगा, ठीक है। तो ब्लड प्रेशर भी क्या होगा, इससे ब्लड प्रेशर भी इससे डिक्रीज होता है। और आयोनिक कंसंट्रेशन इंक्रीज करता है। तो आयोनिक कंसंट्रेशन आपके एनसीईआरटी में आयोनिक कंसंट्रेशन बताया है, लेकिन क्या है, ओस्मोलैरिटी, ठीक है। भाई आपका ब्लड कॉन्सेंट्रेट नहीं हो जाएगा, अब ठीक है, अब ब्लड से मतलब बॉडी से जब पानी बाहर निकल रहा है, वाटर का लॉस हो रहा है, सो ब्लड क्या होगा, ब्लड कंसंट्रेट हो जाएगा, ओस्मोलैरिटी ब्लड का बढ़ जाएगा, क्योंकि ब्लड से मतलब बॉडी से वाटर का लॉस हो रहा है, ठीक है। बॉडी से वाटर का लॉस हो रहा है, जिसके कारण जो ब्लड है, ब्लड कंसंट्रेट हो जाएगा। जो ब्लड है ये क्या हो जाएगा भाई, ब्लड कंसंट्रेट हो जाएगा। तो ब्लड अगर कंसंट्रेट हो जाएगा तो ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज हो जाएगा, समझे। तो अगर ब्लड कंसंट्रेट हो जाएगा तो इससे ऑस्मोलैरिटी बढ़ जाएगा। इससे क्या होगा भाई, ऑस्मोलैरिटी इससे इंक्रीज हो जाएगा, समझे। तो आयोनिक कंसंट्रेशन का मतलब है ऑस्मोलैरिटी, ठीक। आयोनिक कंसंट्रेशन का मतलब क्या है, ऑस्मोलैरिटी। तो ये आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए कि आखिर में कौन कौन सा रीजन है, ठीक है। जब वाटर का लॉस, बॉडी से जब वाटर का लॉस होता है तो क्या क्या हो सकता है, आप सोचे थे कभी? नहीं भाई, उसे पानी पिया करो, ठीक है। अगर बॉडी में से वाटर नहीं है तो आप समझ गए क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। तो ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम डिक्रीज, ब्लड प्रेशर डिक्रीज एंड आयोनिक कंसंट्रेशन इंक्रीज। आयोनिक कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या होता है, इससे क्या होता है समझो, इससे क्या होता है सब, इससे हम लोग के हाइपोथैलेमस में होता है प्रेजेंट ओस्मो रिसेप्टर। हाइपोथैलेमस में क्या होते हैं प्रेजेंट, हाइपोथैलेमस में होता है प्रेजेंट जिसे बोलते हैं ओस्मो रिसेप्टर। तो ओस्मो रिसेप्टर कहाँ होता है प्रेजेंट, ओस्मो रिसेप्टर हम लोग के हाइपोथैलेमस में। तो ओस्मो रिसेप्टर, ठीक है, आखिर में ओस्मो रिसेप्टर क्या करते हैं, डिटेक्ट दी ओस्मोलैरिटी ऑफ ब्लड। ब्लड के ओस्मोलैरिटी को ये डिटेक्ट करते हैं, पता करते हैं कि जो ब्लड का ओस्मोलैरिटी है ठीक ठाक है, मेंटेन है। भाई ब्लड का ओस्मोलैरिटी कितना होता है, 300 ओस्मोल पर लीटर, ठीक है। 300 ओस्मोल पर लीटर क्या होता है, ब्लड का ओस्मोलैरिटी होता है। तो उसी को डिटेक्ट करता है। भाई 300 से कम थोड़ी हो गया कि बढ़ थोड़ी गया, ठीक है। उसको डिटेक्ट करने का काम कौन करता है, ओस्मो रिसेप्टर्स, ठीक है। सो डिटेक्ट दी ओस्मोलैरिटी ऑफ ब्लड, ब्लड के ओस्मोलैरिटी को ये डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ओस्मो रिसेप्टर्स क्या करते हैं, ओस्मो रिसेप्टर्स ब्लड के ओस्मोलैरिटी को ये डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। सो ब्लड के ओस्मोलैरिटी को कौन करता है, डिटेक्ट। सो ब्लड के ओस्मोलैरिटी को हम लोग के ओस्मो रिसेप्टर्स डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। सो ब्लड के ओस्मोलैरिटी को कौन करता है, डिटेक्ट, ओस्मो रिसेप्टर्स। ओस्मो रिसेप्टर्स क्या करते हैं भाई, ब्लड के ओस्मोलैरिटी को डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। तो अब समझो कि जब ये ओस्मोलैरिटी में चेंज आया, जब देखो ओस्मोलैरिटी, जब ब्लड का ओस्मोलैरिटी, भाई आयोनिक कंसंट्रेशन का मतलब क्या है, ओस्मोलैरिटी है, ठीक है। सो ओस्मोलैरिटी तो है ना, आयनिक कंसंट्रेशन मतलब ओस्मोलैरिटी, ठीक है।
तो अगर देखो आप समझो, जब ओस्मोलैरिटी बढ़ गया, ठीक है, तो आपके ओस्मोल रिसेप्टर एक्टिवेट, समझे ना, जब आपके बॉडी का ओस्मोलैरिटी बढ़ जाएगा तो इससे जो हमके क्या है ओस्मो रिसेप्टर्स हैं ये एक्टिवेट हो जाएंगे, ये हम लोग के एक्टिवेट हो जाएंगे। जब भी बॉडी से मतलब अगर बॉडी में अगर ओस्मोलैरिटी बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा तो ओस्मो रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाते हैं। इससे क्या होता है, जो ओस्मो रिसेप्टर्स हैं ये एक्टिवेट हो जाते हैं, ठीक है। तो ओस्मो रिसेप्टर्स जब एक्टिवेट होते हैं, ठीक है, जब ओस्मो रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो जाते हैं तो ये सिग्नल भेजते हैं किसे, भाई देखो ये सिग्नल किसे भेजते हैं, ये सिग्नल भेजेंगे किसे, हाइपोथैलेमस। जब ओस्मो रिसेप्टर एक्टिवेट हो गए उसके बाद ये तुरंत क्या करते हैं, सिग्नल भेजेंगे किसे, हाइपोथैलेमस को तुरंत ये सिग्नल भेजेंगे। हाइपोथैलेमस फिर क्या करेगा, हाइपोथैलेमस हम लोग का क्या बनाएगा, एडीएच, ठीक है, हाइपोथैलेमस ही बनाता है, हाइपोथैलेमस ही सिक्रीट करता है, प्रोड्यूस करता है क्या, एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, समझ पाए। तो हाइपोथैलेमस क्या बनाता है भाई, एडीएच, ठीक है, समझ गए। तो पहला क्वेश्चन आ सकता है कि आखिर में एडीएच को कौन प्रोड्यूस करता है। सो हाइपोथैलेमस क्या करता है भाई, एडीएच प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस क्या करता है, एडीएच को प्रोड्यूस करता है। इसके बाद क्या होगा, आप इसको नोट कर लो, फिर इसके बाद क्या होगा देखेंगे, ऊपर देखेंगे, ठीक है, इसको नोट कर लो, फिर देखेंगे आखिर में ये एडीएच। अब देखो तो जब सिग्नल पहुंचा, ठीक, ओस्मो रिसेप्टर ने जब सिग्नल दिया किसे, हाइपोथैलेमस को, ठीक है, तो हाइपोथैलेमस क्या करेगा भैया, हाइपोथैलेमस हम लोग का क्या रिलीज करेगा, हाइपोथैलेमस रिलीज करेगा क्या, मतलब ये प्रोड्यूस करेगा भाई क्या, ये प्रोड्यूस करेगा एडीएच। हाइपोथैलेमस क्या बनाता है, फिर उसके बाद हाइपोथैलेमस एडीएच प्रोड्यूस करता है। एडीएच हम लोग का, ठीक है, प्रोड्यूस, एडीएच एक हार्मोन है जो हाइपोथैलेमस क्या करता है, एडीएच हार्मोन को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। अब समझो, आपको समझना है, ध्यान से समझो। अगर आपको पता लगे कि आखिर में देखो एक फैक्ट्री है, ठीक है, फैक्ट्री में क्या होता है भाई, फैक्ट्री में किसी भी चीज का क्या होता है, मतलब प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चर किसी भी सामान का, ठीक है, किसी भी सामान का मैन्युफैक्चर कहाँ होता है, फैक्ट्री में, ठीक है, लेकिन उसको रखा कहाँ जाता है, गोदाम में। ये पता है ना आपको, किसी भी सामान को मतलब फैक्ट्री में बनाया जाता है और उसको रखा कहाँ जाता है, गोदाम में। वैसे ही सेम हम लोग का फैक्ट्री है एडी, ठीक है, हम लोग का फैक्ट्री है हाइपोथैलेमस, ठीक है, हाइपोथैलेमस फैक्ट्री है, समझे। और पोस्टेरियर, ठीक है, पोस्टेरियर पिट्यूटरी, आप समझो, पोस्टेरियर पिट्यूटरी हम लोग का क्या है, पोस्टेरियर पिट्यूटरी हम लोग का गोदाम है, ठीक है। तो यहाँ गोदाम में क्या करेंगे भाई, एडीएच को रखेंगे ना भाई, हाइपोथैलेमस फैक्ट्री है तो गोदाम में हम लोग का है पोस्टेरियर पिट्यूटरी, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस ने बनाया एडीएच को, तो गोदाम में रखेंगे इसको अब, ठीक है। सो एडीएच कहाँ स्टोर रहता है, एडीएच पोस्टेरियर पिट्यूटरी में स्टोर रहता है, ठीक है, समझे ना। सो एडीएच स्टोर्ड, समझे, एडीएच हम लोग का कहाँ स्टोर, एडीएच स्टोर्ड, क्लियर है भाई। गोदाम में सामान को रखा जाता है, गोदाम में बनाते नहीं है, ठीक है, मैन्युफैक्चर फैक्ट्री में होगा, गोदाम में सामान को रखेंगे बस, समझे। वही गोदाम है आपका पोस्टेरियर पिट्यूटरी, वही गोदाम है जिसमें एडीएच को रखा जाता है, एडीएच इसमें स्टोर्ड रहता है, ठीक है। तो पोस्टेरियर पिट्यूटरी में एडीएच स्टोर्ड रहता है, समझ गए। एंड हाइपोथैलेमस क्या करता है भाई, एडीएच को प्रोड्यूस,
भाई फैक्ट्री है, फैक्ट्री में होता है प्रोड्यूस एडीएच, स्टोर्ड गोदाम में, ठीक है। तो जब भी जरूरत पड़ेगा, ठीक है, जब भी काम पड़ता है, ठीक है, सामान का, तो जो फैक्ट्री वाला है इसका जो मालिक होगा भाई, इस मैनेजर को फोन करेगा, इसको भाई रिलीज करो, जरूरत है, मतलब सामान को भेजो, ठीक है, सामान को भेजो, कस्टमर को जरूरत है, ठीक है। उसके बाद जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी क्या करता है, सामान को रिलीज कर देगा, समझे। लेकिन सिग्नल कहां से आया, सिग्नल आएगा हाइपोथैलेमस से, भाई फैक्ट्री के मालिक से सिग्नल आएगा। जब फैक्ट्री के मालिक से, हाइपोथैलेमस से सिग्नल आएगा तभी ये काम करेगा पोस्टीरियर पिट्यूटरी, तभी ये रिलीज करेगा। भाई बिना मैनेजर जो है मालिक को पूछे बिना काम नहीं करता, समझे। वैसे ही सेम समझ गए ना कि आखिर में पोस्टीरियर पिट्यूटरी से एडीएच कब रिलीज होगा, जब हाइपोथैलेमस सिग्नल भेजेगा, जब हाइपोथैलेमस सिग्नल भेजेगा तभी पोस्टीरियर पिट्यूटरी रिलीज करता है एडीएच, ठीक है। पूरा कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है, ठीक है। आपको आई होप समझ आ रहा होगा कि मैं पूरा आपको इजी वे से, ठीक है, समझा पा रहा हूंगा, ठीक है। सो हाइपोथैलेमस ने सिग्नल भेजा किसे भाई, हाइपोथैलेमस ने सिग्नल भेजा किसे, पोस्टीरियर पिट्यूटरी को। उसके बाद पोस्टीरियर पिट्यूटरी ने रिलीज किया, इन्होंने इस, ठीक है, तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ने फिर रिलीज किया क्या, एडीएच, ठीक है। उसके बाद पोस्टीरियर पिट्यूटरी ने रिलीज किया भाई एडीएच, एडीएच को और क्या बोलते हैं, वैसोप्रेसिन, समझे। तो समझ गए ना, आखिर में एडीएच को बनाता कौन है, हाइपोथैलेमस, स्टोर्ड कौन रखता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। सिग्नल जब हाइपोथैलेमस से आएगा, जब सिग्नल हाइपोथैलेमस से आता है तभी पोस्टीरियर पिट्यूटरी क्या करता है भाई, एडीएच को रिलीज करता है, ठीक है। जब हाइपोथैलेमस से सिग्नल आएगा तभी पोस्टीरियर पिट्यूटरी एडीएच को रिलीज करता है, ठीक है। अब देखेंगे इसका फंक्शन, आखिर में एडीएच करता क्या है, आखिर में एडीएच का फंक्शन क्या है, समझो, ठीक है। इसको आप देखेंगे एडीएच करता क्या है, देखो। सो एडीएच क्या करता है समझो भाई, इसको समझना है। तो एडीएच जो है क्या करता है समझो, एडीएच क्या करेगा, एडीएच क्या करेगा, एडीएच ये एक्ट करता है किसमें, एक्ट ऑन डीसीटी एंड सीडी, डिस्टिल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल एंड कलेक्टिंग डक्ट में क्या करता है भाई, ये एडीएच एक्ट करेगा, क्योंकि इसके जो रिसेप्टर हैं ये हम लोग के, ठीक, एडीएच हार्मोन के रिसेप्टर कहाँ होते हैं प्रेजेंट, एडीएच हार्मोन के रिसेप्टर डीसीटी में होते हैं एंड सीडी में होते हैं, समझे। समझ आया बात कि एडीएच हार्मोन के रिसेप्टर कहाँ होते हैं प्रेजेंट, एडीएच हार्मोन के रिसेप्टर डीसीटी में होते हैं एंड सीडी में इसके रिसेप्टर होते हैं प्रेजेंट। जब ये हार्मोन ए रिसेप्टर के साथ, मतलब जो डीसीटी एंड सीडी के रिसेप्टर में ये हार्मोन जब उसके साथ बाइंड करेगा, जब हार्मोन क्या करता है भाई, रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है, तो क्या होगा, इससे वाटर का रीएब्जॉर्प्शन, इससे क्या होता है, इससे वाटर का रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, इससे क्या होता है भाई, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, इससे रीएब्जॉर्प्शन होता है किसका, वाटर का, इससे रीएब्जॉर्प्शन होता है, समझ गए। तो इससे क्या होता है, वाटर का रीएब्जॉर्प्शन होता है जब एडीएच हार्मोन किस पर एक्ट करेगा, जब एडीएच हार्मोन या इसे क्या बोलते हैं वैसोप्रेसिन एक्ट करता है भाई डीसीटी एंड सीडी, डीसीटी एंड सीडी में जब ये एक्ट करेगा, ठीक है, तो ये हम लोग का क्या होता है, रीएब्जॉर्प्शन होगा किसका भाई, वाटर का, इससे रीएब्जॉर्प्शन होता है। और जब वाटर का रीएब्जॉर्प्शन होगा, तो जब वाटर का रीएब्जॉर्प्शन होगा तो इससे क्या होगा भाई, इससे क्या होगा, देखो इससे क्या होगा आपको समझना है। जब वाटर का रीएब्जॉर्प्शन होगा तो इससे कंसंट्रेट, इससे सबसे पहले समझो कि कंसंट्रेट, इससे कंसंट्रेट यूरिन बनेगा भाई। इससे क्या होगा, जब वाटर, भाई वाटर का लॉस अब यूरिन के थ्रू नहीं होगा, क्यों,
क्योंकि यूरिन मतलब क्योंकि वाटर का रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है, ठीक है। डीसीटी एंड सीडी ने वाटर को, और पहले भी ये वाटर का एब्जॉर्प्शन करते थे, रीएब्जॉर्प्शन, लेकिन अब मैक्सिमम करेंगे, ठीक है। अब ये इनका जो वाटर का रीएब्जॉर्प्शन ये बढ़ गया, ठीक है, ठीक है। रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर क्या हो गया भाई, ये इंक्रीज हो गया, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इससे कंसंट्रेट यूरिन प्रोड्यूस होगा। इससे क्या होता है, इससे कंसंट्रेट यूरिन प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, कंसंट्रेट यूरिन प्रोड्यूस होगा, ठीक है। इससे आपका ब्लड वॉल्यूम, जो ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज था, जो ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज हो गया था, ये फिर से भाई आपके ब्लड में वाटर फिर आ गया, ठीक है, ब्लड में वाटर फिर आ गया, तो ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज, ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम भी इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, एंड आयोनिक कंसंट्रेशन डिक्रीज, जो ओस्मोलैरिटी बढ़ गया था वो अब पानी आएगा, ठीक है। वाटर जब आ जाएगा तो इससे वो ओस्मोलैरिटी भी डिक्रीज हो जाएगा। तो सारा चीज हम लोग का सॉर्टेड है, ठीक है। जो पहले ब्लड प्रेशर मतलब ब्लड वॉल्यूम पहले कम था वो बढ़ गया, ठीक है। बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम पहले कम था, ये भी बढ़ गया। ब्लड प्रेशर पहले जो कम था ये भी बढ़ गया, ठीक है। एंड आयनिक कंसंट्रेशन मतलब ओस्मोलैरिटी पहले ज्यादा था, ये कम हो गया ड्यू टू रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। जब बॉडी में वाटर का रीएब्जॉर्प्शन होगा तो सारा चीज बदल गया, ठीक है, बोलते हैं ना। क्लियर है, समझ गए। तो ये आपका था एडीएच का फंक्शन। तो आपको समझना है कि एडीएच क्या करता है। एडीएच का मेन फंक्शन है रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। एडीएच का मेन फंक्शन दिमाग में बैठा लो भाई, ये वाटर का रीएब्जॉर्प्शन करता है। एडीएच वाटर का रीएब्जॉर्प्शन करता है, एडीएच, समझ गए। तो एडीएच क्या करेगा, वाटर का रीएब्जॉर्प्शन ये करता है, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि एडीएच को और क्या बोलते हैं, वैसोप्रेसिन। वैसोप्रेसिन मतलब ये क्या है, ये वैसो कंस्ट्रिक्टर होता है। वैसोप्रेसिन का मतलब है कि ये क्या है, वैसो कंस्ट्रिक्टर। वैसो कंस्ट्रिक्टर का मतलब है कि ब्लड वेसल को ये क्या करेगा भाई, ये ब्लड वेसल को कंस्ट्रिक्ट कर देगा। ब्लड वेसल को क्या करेगा, कंस्ट्रिक्ट। देखोगे, देखो ये ब्लड वेसल था, ठीक, इसको ये क्या कर देगा, कंस्ट्रिक्ट, ये दे। समझे। तो वैसो कंस्ट्रिक्टर का मतलब समझ गए कि ये क्या करता है, ब्लड वेसल को कंस्ट्रिक्ट कर देता है। ब्लड वेसल को ये कंस्ट्रिक्ट कर देता है। पहले इतना था, पहले इतना था, इतना कर दिया, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इससे ब्लड प्रेशर इंक्रीज नहीं हो जाएगा। इससे क्या होगा भाई, इससे आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, समझे। ब्लड प्रेशर क्या होगा, इससे बढ़ जाएगा, ठीक है। इससे जो ब्लड प्रेशर है, ब्लड प्रेशर क्या होगा, इससे इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका पहला हार्मोन का मैंने सारा चीज क्या, कौन प्रोड्यूस करता है, कैसे काम करता है, कहाँ काम करता है और क्या करता है, सारा चीज सॉर्टेड हो गया। क्लियर है। आई होप आपको समझ आया होगा कि एडीएच, एडीएच देखो मैं 3-4 आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट समझा रहा हूं। एडीएच को बनाता कौन है, एडीएच को प्रोड्यूस कौन करता है, हाइपोथैलेमस। एडीएच को प्रोड्यूस कौन करता है, हाइपोथैलेमस। एडीएच स्टोर्ड कहां रहता है, पोस्टेरियर पिट्यूटरी। पोस्टेरियर पिट्यूटरी में एडीएच स्टोर्ड रहता है, ठीक है। प्रोड्यूस हाइपोथैलेमस, स्टोर्ड कहां रहता है भाई, पोस्टेरियर पिट्यूटरी में। कहां करता है, एक्ट। एडीएच का फंक्शन एक्शन, एरिया ऑफ एक्शन कहां है, कहां फंक्शन करता है, डीसीटी में एंड सीडी। डीसीटी में एंड सीडी में क्या करता है, एडीएच एक्ट करता है, ठीक है। और क्या करता है भाई, ये वाटर का रीएब्जॉर्प्शन, इसका मेन फंक्शन है रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, ठीक है। तो इससे क्या होता है, ब्लड प्रेशर, ब्लड वॉल्यूम, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम एंड ओस्मोलैरिटी हम लोग के डिक्रीज हो जाते हैं। बाकी आपके ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज, ब्लड प्रेशर इंक्रीज, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम इंक्रीज। तो ये पहला मैकेनिज्म एडीएच कंप्लीट हुआ, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लो। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखेंगे अब, जिसे बोलते हैं भाई रास, ठीक है।
तो आखिर में रास मैकेनिक, इतना रास क्या बात क्या छुपा है, बहुत ही खतरनाक है। ठीक है, ये तो आपका जस्ट इंट्रो था, अभी तो पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त। ठीक है, अभी आपको और मजा आएगा। ठीक है, ये आप देखोगे इसका एक से एक रोल है, एक नहीं, इसका तो मैंने आपको 2 ही फंक्शन समझाया कि वैसो कंस्ट्रक्टर भी है ये। ठीक है, लेकिन जो हम लोग का रास है ये तो एक आदमी 3 काम। देखोगे, देखो बहुत सारे इसके फंक्शन, आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा। ठीक है, तो अब देखेंगे रास, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डरस्टोन सिस्टम। भाई नाम ही इतना बड़ा है। ठीक है, नाम को ही बोलने में 1 मिनट लग जा रहा है, आप समझो ना, तो काम कितना बड़ा होगा भाई। जिसका नाम बड़ा होता है वो काम भी बड़ा करता है। ठीक है, तो अब देखेंगे रास। तो देखो ये हम लोग का जो RAAS रास, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्ट्रोन सिस्टम, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्ट्रोन सिस्टम। तो क्या करता है भाई रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्ट्रोन सिस्टम। अब देखेंगे ना, अब तो मजा आएगा आपको। कैसे, देखो तो रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टोन सिस्टम क्या है भाई। देखो सबसे पहले समझो, अगर किसी का ब्लड वॉल्यूम कम है, वही कंडीशन देखो, किसी का मतलब ब्लड वॉल्यूम कम है। ठीक है, ब्लड वॉल्यूम कम है किसी का। ठीक है, ब्लड वॉल्यूम कम है, अगर ब्लड वॉल्यूम कम है किसी का तो उसके अंदर ब्लड प्रेशर भी कम होगा। उसके अंदर क्या होगा भाई, ब्लड प्रेशर भी कम होगा। ठीक है, उस पर्सन के अंदर ब्लड प्रेशर भी कम होगा। ब्लड वॉल्यूम कम क्यों हो सकता है भाई, एक्सीडेंट, जिसका भी एक्सीडेंट हुआ है उस पर्सन का ब्लड लॉस, पता है ना, एक्सीडेंट में बहुत सारा ब्लड बह जाता है। ठीक है, तो उस वजह से क्या हो सकता है भाई, ब्लड का लॉस हो सकता है। तो समझ गए, तो ब्लड वॉल्यूम अगर कम है, आप समझो अगर ब्लड वॉल्यूम कम है, अगर ब्लड वॉल्यूम कम है तो इससे क्या होगा भाई, इससे ब्लड प्रेशर भी कम होगा। मैंने आपको समझाया था भाई, जितना ज्यादा ब्लड होगा उतना ही ज्यादा प्रेशर होगा, जितना कम ब्लड होगा उतना ही कम प्रेशर होगा। प्रेशर एंड ब्लड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जितना ज्यादा ब्लड वॉल्यूम उतना ज्यादा ब्लड प्रेशर, जितना कम ब्लड वॉल्यूम उतना ही कम ब्लड प्रेशर। ठीक है, तो ब्लड प्रेशर कम है तो इससे हम लोग का जो GFR है, GFR मतलब समझते हो ना, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, ये भी कम नहीं हो जाएगा यार। अगर ब्लड प्रेशर कम है तो GFR ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट भी कम हो जाएगा। इससे क्या होगा, जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है ये भी कम हो जाएगा। ठीक है, तो इससे जो GFR है ये भी डिक्रीज हो जाता है। तो जब ब्लड प्रेशर डिक्रीज होता है तो हम लोग का जो DCT में मैक्यूला डेंसा होता है, मैक्यूला डेंसा सेल है, ये उसको डिटेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो कम अगर ब्लड प्रेशर कम होता है तो जो मैक्यूला डेंसा सेल है भाई, ठीक है, मैक्यूला डेंसा है, जो मैक्यूला डेंसा सेल है किसके, DCT के। ठीक है, ये DCT के जो मॉडिफाइड मैक्यूला डेंसा सेल है, ठीक है, DCT के ये मॉडिफाइड मैक्यूला डेंसा सेल है। ठीक है, ये डिटेक्ट कर लेते हैं, क्या करते हैं भाई, ये इसे डिटेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं भाई, ये डिटेक्ट कर लेते हैं किसको, ये डिटेक्ट कर लेते हैं लो बीपी को। ठीक है, ये लो बीपी मतलब अगर ब्लड प्रेशर कम है उसको ये क्या कर लेते हैं, डिटेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, अगर ब्लड प्रेशर GFR कम है, ब्लड प्रेशर कम है तो उसको ये क्या कर लेते हैं, इसको ये डिटेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये ब्लड प्रेशर को क्या कर लेते हैं, डिटेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, ब्लड प्रेशर को ये क्या कर लेते हैं भाई, डिटेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद ये जब डिटेक्ट करता है कि हाँ ब्लड प्रेशर तो कम है, अब क्या करना पड़ेगा, अब ये क्या करते हैं, ये सिग्नल भेजते हैं किसे, जेजी सेल को।
ये क्या करेंगे भाई, ये हम लोग के क्या करते हैं सिग्नल, ठीक है, ये सिग्नल सेंड करते हैं किसे, ये सिग्नल सेंड करते हैं भाई किसे करते हैं, जेजी सेल को, ठीक है, जेजी सेल जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल, जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल को ये क्या करते हैं सिग्नल भेजते हैं, समझ गए। तो जो हम लोग के डीसीटी के मैक्युलर डेंसा है, मैक्युलर डेंसा डिटेक्ट करते हैं पहले लो ब्लड प्रेशर को, उसके बाद ये सिग्नल भेजेंगे किसको, ये सिग्नल भेजते हैं किसे, ये सिग्नल भेजते हैं जेजी सेल को। जेजी सेल क्या करता है फिर, जेजी सेल फिर रिलीज करता है क्या, जेजी सेल फिर रिलीज करता है एक हार्मोन, ठीक है, एक हार्मोन रिलीज करता है जिसे बोलते हैं रेनिन, ठीक है, रेनिन। तो जेजी सेल फिर क्या करता है, एक हार्मोन रिलीज करता है, जेजी सेल एक हार्मोन रिलीज करता है जिसे बोला जाता है रेनिन, समझ गए। सो जेजी सेल क्या करता है, एक हार्मोन को रिलीज करता है जिसे बोला जाता है रेनिन। तो जेजी सेल क्या करता है भाई, एक हार्मोन को रिलीज करता है जिसे बोलते हैं रेनिन। और फिर रेनिन का फंक्शन क्या है, अब देखेंगे रेनिन का फंक्शन। ये समझे, जब भी ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज होता है तो ब्लड प्रेशर भी डिक्रीज होगा, अगर ब्लड प्रेशर डिक्रीज होगा तो इससे जीएफआर भी डिक्रीज हो जाएगा, जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है ये भी डिक्रीज हो जाता है। और जब जीएफआर डिक्रीज होगा भाई तो आपके मैक्युलर डेंसा सेल जो डीसीटी के हैं, ठीक है, ये इसको डिटेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, डिटेक्ट कर लेंगे भाई आपके मैक्युला के डेंसा सेल, और ये सिग्नल भेजेंगे किसे, ये सिग्नल भेजते हैं जेजी सेल को, फिर जेजी सेल रिलीज करता है रेनिन, जेजी सेल फिर क्या करता है, जेजी सेल फिर रिलीज करता है रेनिन, ठीक है। और रेनिन का फंक्शन क्या है, रेनिन, रेनिन क्या करता है समझो, हम लोग का जो लीवर है, लीवर से एक हार्मोन, ठीक है, लीवर से आप समझो एक, ठीक है, आप समझो एक एंजाइम होता है सिक्रीट जिसे बोलते हैं एंजियोटेंसिनोजन, एंजियोटेंसिनोजन, ठीक है, एंजियोटेंसिनोजन। ये एंजाइम क्या होता है भाई, लीवर से सिक्रीट होता है, लीवर से एक एंजाइम सिक्रीट होता है जिसे बोलते हैं एंजियोटेंसिनोजन, ठीक है, इस एंजाइम को क्या बोलते हैं, एंजियोटेंसिनोजन। एंजियोटेंसिनोजन इनएक्टिव एंजाइम है, ये हम लोग का इनएक्टिव है, एंजियोटेंसिनोजन इनएक्टिव होता है, ठीक है। सो एंजियोटेंसिनोजन क्या होता है भाई, हम लोग का ये इनएक्टिव है, ठीक है। सो एंजियोटेंसिनोजन इनएक्टिव होता है, समझ गए। इसको एक्टिव फॉर्म में कौन कन्वर्ट करता है, इसको पार्शियली बोल सकते, या फिर आप इसको लेस देखो, जो रेनिन है इसको क्या करता है, रेनिन इसको एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करता है, एंजियोटेंसिन 1 में, समझे। तो एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट कौन करता है भाई, एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट कौन करता है, रेनिन। रेनिन क्या करता है, रेनिन एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करता है, समझ गए। सो लीवर से सिक्रीट हुआ है एंजियोटेंसिनोजन, ठीक है, इसको एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करता है भाई रेनिन, ठीक है, समझ गए। रेनिन क्या करता है, एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करता है, ठीक है। अब देखो, अब जो एंजियोटेंसिन 1 है, एंजियोटेंसिन 1 फिर फर्दर क्या होता है भाई, ये हम लोग का एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट होता है, ठीक है, ये हम लोग का एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट होता है। एंजियोटेंसिन 1 जो है ये एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट हो जाता है, कौन करता है कन्वर्ट, ACE। ACE का मतलब है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। ACE का मतलब क्या होता है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम,
ठीक है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। सो एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कौन करता है कन्वर्ट? आखिर में एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कौन करता है कन्वर्ट? तो हम लोग का है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, जो कि लंग्स में फॉर्म होता है। कहाँ बनता है भैया? आपका लंग्स में होता है प्रेजेंट, ठीक है। ये हम लोग के लंग्स में होता है, ठीक है। सो लंग्स में आपके एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम है, ठीक है। ये क्या करता है? ये हम लोग के एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट कर देता है। ये हम लोग का एक्टिव एंजाइम है, ये एक्टिव हार्मोन है आपका। एंजियोटेंसिन 2 एक एक्टिव हार्मोन है, ठीक है। तो आखिर में एंजियोटेंसिन 2 क्या करता है, क्या क्या इसका रोल है, इसको देखेंगे। ये तो आपने समझ लिया ना, आई होप आपको समझ आया होगा कि जब भी ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज होगा, ब्लड प्रेशर डिक्रीज होगा, तो मैकुला के जो डेंसर सेल हैं ये क्या करते हैं भाई? ये इसको डिटेक्ट करेंगे और सिग्नल भेजेंगे। किसे? ये सिग्नल भेजते हैं जेजी सेल को। जेजी सेल फिर रिलीज करेगा रेनिन क्या करेगा? रेनिन एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। और एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट कौन करता है? एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, ठीक है। एंजियोटेंसिनोजन लीवर से आया है एंड लंग्स से हम लोग का आया है, जिसे बोलते हैं लंग्स में होता है प्रेजेंट, जिसे बोलते हैं एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, ठीक है। अब बात करेंगे आखिर में फंक्शन। एंजियोटेंसिन 2 का क्या फंक्शन है? यही तो इंपॉर्टेंट है कि आखिर में एंजियोटेंसिन 2 का कौन कौन सा इसका फंक्शन है, क्या क्या इसका फंक्शन है, इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। नोट कर लो भाई इसको आप। फिर एंजियोटेंसिन 2 का फंक्शन को हम लोग देख लेंगे, आखिर में क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, ठीक है। अब देखेंगे रास का। आप देखोगे रास आपका बहुत बड़ा खेल प्ले करेगा भाई। अभी तक हमने क्या सीखा? आखिर में एंजियोटेंसिन 2 बनता कैसे है। अब देखेंगे एंजियोटेंसिन 2 करता है क्या है, ठीक। अभी तक तो हम लोग ने कैसे ये एक्टिव फॉर्म में एंजियोटेंसिन हार्मोन मतलब कैसे रिलीज होता है भाई, आपने समझ लिया। कितना ताम झाम करने के बाद हम लोग का एंजियोटेंसिन 2 रिलीज हुआ। अब बात करेंगे एंजियोटेंसिन 2 करता क्या है, ठीक है। व्हाट आर दी फंक्शन एंजियोटेंसिन 2। तो एंजियोटेंसिन 2 क्या करता है? सबसे पहले ये आपका वैसोकंस्ट्रिक्टर है, हम लोग का ये पावरफुल वैसोकंस्ट्रिक्टर, ठीक है। पावरफुल क्या है भाई? हम लोग का ये एंजियोटेंसिन 2 ये हम लोग का वैसोकंस्ट्रिक्टर है, क्या करेगा भाई? ये ब्लड वेसल को कंस्ट्रिक्ट, ठीक है। क्या करता है वैसोकंस्ट्रिक्टर? वैसोकंस्ट्रिक्शन, ठीक है। ये क्या करेगा? वैसोकंस्ट्रिक्शन, समझ गए। तो हम लोग का सबसे पहले ये एंजियोटेंसिन 2 वैसोकंस्ट्रिक्टर है। वैसोकंस्ट्रिक्टर का मतलब है कि ब्लड वेसल का कंस्ट्रिक्शन करेगा, वैसोकंस्ट्रिक्शन करेगा, ठीक है। ब्लड वेसल का ये वैसोकंस्ट्रिक्शन करेगा, तो इससे जो ब्लड प्रेशर ये इंक्रीज, ब्लड प्रेशर इंक्रीज तो जीएफआर भी इंक्रीज, समझ गए भाई। वैसोकंस्ट्रिक्टर है, ब्लड वेसल को कंस्ट्रिक्ट कर देगा, समझे। क्योंकि ये वैसोकंस्ट्रिक्टर है, ब्लड वेसल को कंस्ट्रिक्ट कर देगा। अगर ब्लड वेसल कंस्ट्रिक्ट हो गया तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, और ब्लड प्रेशर अगर इंक्रीज हो गया मतलब आपका जीएफआर भी ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, ठीक है। तो अगर बीपी ज्यादा है तो जीएफआर भी ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो पहला फंक्शन है कि हम लोग का एंजियोटेंसिन 2 वैसोकंस्ट्रिक्टर होता है। और क्या करता है? और ये एड्रिनल कॉर्टेक्स को एक्टिवेट करता है। और क्या करता है भाई एंजियोटेंसिन 2? एंजियोटेंसिन 2 और क्या करता है? ये हम लोग के एंजियोटेंसिन 2 और क्या करता है? ये हम लोग के एड्रिनल कॉर्टेक्स को एक्टिवेट करता है, ठीक है। एड्रिनल कॉर्टेक्स को क्या करता है? ये एड्रिनल कॉर्टेक्स को एक्टिवेट करता है।
ठीक। एड्रिनल कॉर्टेक्स को क्या करता है, एड्रिनल कॉर्टेक्स को ये एक्टिवेट करता है, समझ गए। तो एड्रिनल कॉर्टेक्स को ये क्या करेगा भाई, एक्टिवेट करेगा। एक्टिवेट करता है किसे, एड्रिनल कॉर्टेक्स को ये एक्टिवेट करता है, समझ गए। तो आखिर में जब एक्टिवेट होगा हम लोग का एड्रिनल कॉर्टेक्स, तो क्या रिलीज होगा इस, जब एड्रिनल कॉर्टेक्स एक्टिवेट हो जाता है तो एक हार्मोन रिलीज करता है भाई, जिसे बोलते हैं एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन, ठीक है, समझ गए। तो ये हम लोग का हार्मोन एड्रिनल कॉर्टेक्स एक हार्मोन रिलीज करता है जिसे बोलते हैं एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन हम लोग का एक मिनरलोकॉर्टिकॉइड, एक स्टेरॉइड हार्मोन है। सिंपल भाषा में समझो, हम लोग का जो एल्डोस्टेरोन है एक स्टेरॉइड हार्मोन है, ठीक है। इसको डिटेलिंग में कहां पढ़ेंगे, केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर में। अभी बस आपको समझना है कि एड्रिनल कॉर्टेक्स, ठीक है, एड्रिनल कॉर्टेक्स से एक हार्मोन रिलीज होता है जिसे बोलते हैं एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन क्या करता है, एल्डोस्टेरोन इंक्रीज रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम, ठीक है, सॉरी, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम आयन फ्रॉम, क्या करता है भाई, फिल्ट्रेट, सॉरी, समझ गए। तो एल्डोस्टेरोन का फंक्शन क्या है, एल्डोस्टेरोन क्या करता है, एल्डोस्टेरोन इंक्रीज कर देता है रीएब्जॉर्प्शन, सोडियम आयन के रीएब्जॉर्प्शन को इंक्रीज कर देता है भाई डीसीटी एंड सीडी से, ठीक है। सो डीसीटी एंड सीडी से क्या कर देता है, ये सोडियम के रीएब्जॉर्प्शन को इंक्रीज कर देता है, सोडियम के रीएब्जॉर्प्शन को ये इंक्रीज कर देता है। अगर सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो गया, अगर सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो गया तो ऑटोमेटिक वाटर का भी रीएब्जॉर्प्शन हो जाएगा। इससे क्या होता है, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। क्यों भाई ऑटोमेटिक, क्यों, देखो आपके बॉडी में जितना ज्यादा ओस्मोलैरिटी होगा, समझो आपके बॉडी में जितना ज्यादा नमक होगा, आपके बॉडी में जितना ज्यादा NaCl होगा, मतलब NaCl होगा मतलब ओस्मोलैरिटी ज्यादा है, तो आपका बॉडी क्या करेगा, उतना ही उसको पानी चाहिए। भाई आपके बॉडी में अगर, आपके बॉडी का अगर ओस्मोलैरिटी ज्यादा है तो आपको पानी प्यास ज्यादा लगता। अगर आपने कभी कुछ ज्यादा ही नमकीन खाना खा लिए हो या फिर नमकीन चीज खा लिए हो तो आपको पानी ज्यादा प्यास लगता है। नोटिस किया है, कभी कर लेना, ठीक है। क्यों भाई, क्योंकि आपके बॉडी का जो ओस्मोलैरिटी है ये बढ़ गया है, उसको मेंटेन करने के लिए आपको ज्यादा पानी प्यास लगता है। हाइपोथैलेमस में थर्स्ट सेंटर है, ठीक है, जिससे आपको पता है, ठीक है, समझे। तो जितना ज्यादा बॉडी में Na+ होगा, ठीक, उतना ही ज्यादा क्या होगा भाई, वाटर का रीएब्जॉर्प्शन, ठीक है। सो बॉडी में जितना ज्यादा Na+ है होगा, ठीक है भाई, बॉडी में जितना ज्यादा Na+ का रीएब्जॉर्प्शन होगा उतना ही ज्यादा वाटर का भी रीएब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है। सो बॉडी में जितना ज्यादा Na+ का रीएब्जॉर्प्शन होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा भाई, वाटर का भी रीएब्जॉर्प्शन होगा, समझ गए। इससे क्या होगा, इतना उतना ही ज्यादा वाटर का भी रीएब्जॉर्प्शन अकर होता है। अगर वाटर का रीएब्जॉर्प्शन, अगर समझो वाटर का अगर रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है, ठीक है, समझ गए, तो इससे क्या होगा, इससे आपके ब्लड प्रेशर इंक्रीज नहीं हो जाएगा क्या, इससे क्या होगा, इससे ब्लड प्रेशर मतलब ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज, इससे जो ब्लड वॉल्यूम है ये इंक्रीज हो जाएगा। इससे क्या होगा भाई, ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज, और ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज, ठीक, अगर ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा तो इससे ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, इससे जो है ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। अगर ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा तो इससे आपका GFR भी बढ़ जाएगा, इससे क्या होगा, GFR भी इंक्रीज हो जाएगा, समझे। तो फाइनली क्या होता है, इससे जो GFR है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, ये भी इंक्रीज हो जाता है। क्यों, क्योंकि आपका ब्लड वॉल्यूम बढ़ गया, क्योंकि ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। अगर ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा तो ऑटोमेटिक ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा,
अगर ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो जीएफआर भी इंक्रीज हो जाएगा, इससे क्या होता है जीएफआर भी बढ़ जाता है। ठीक है, तो यही तो चाहिए भाई, जीएफआर तो ही कम हो गया था, हम लोग क्यों कर रहे हैं कंडीशन, क्योंकि ब्लड प्रेशर कम हो गया था ना भाई, बॉडी ब्लड वॉल्यूम कम था तो ब्लड प्रेशर भी कम हो गया था, देखे है ना जस्ट, उसीलिए तो तामझाम है सारा। आपको इसी को तो इंक्रीज करना है ना, जीएफआर को इंक्रीज करना है भाई, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को ही तो इंक्रीज करना था, इंक्रीज हो गया। ठीक है, और देखो ये एंजियोटेंसिन 2 हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस को सिग्नल भेजता है भाई, हाइपोथैलेमस को सिग्नल भेजता है कि भाई हाइपोथैलेमस तो क्या कर, तो रिलीज कर, हाइपोथैलेमस भाई तो रिलीज कर, क्या रिलीज करेगा एडीएच, एडीएच क्या करता है, एडीएच वाटर का रीएब्जॉर्प्शन करता है। एडीएच का फंक्शन देखे तो है ना, पूरा 25 मिनट देखे हैं, आखिर में एडीएच क्या करता है, वाटर का रीएब्जॉर्प्शन। तो हाइपोथैलेमस को एंजियोटेंसिन 2 हाइपोथैलेमस को सिग्नल भेजता है, हाइपोथैलेमस को जब ये सिग्नल भेजता है फिर हाइपोथैलेमस अपने मैनेजर को बोलता है भाई साहब, ठीक है, हाइपोथैलेमस क्या बोलता है, फिर हाइपोथैलेमस बोलता है भाई साहब आपको माल को छोड़ना पड़ेगा अब, ठीक है, रिलीज जाओ भेज दो, कस्टमर ऑर्डर कर दिया है। ठीक है, फिर हाइपोथैलेमस सिग्नल किसे भेजेगा, पोस्टेरियर पिट्यूटरी को। ठीक है, हाइपोथैलेमस सिग्नल किसे भेजता है, पोस्टेरियर पिट्यूटरी। भाई मालिक ने मैनेजर को बोल दिया है काम कर दे भाई, सिग्नल भेज दिया, कस्टमर के पास पहुंच जाना चाहिए कल सुबह तक। ठीक है, समझ रहे हो। ठीक है, तो पोस्टेरियर पिट्यूटरी फिर क्या कर देगा, रिलीज कर देगा, क्या रिलीज करेगा, एडीएच। ठीक है, जो गोदाम में रखा हुआ था एडीएच वो रिलीज हो जाएगा, समझे, पूरा कॉन्सेप्ट है। ठीक, आई होप। और एडीएच क्या करता है मेरे को बताने का कोई जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि ये रीएब्जॉर्प्शन क्या करता है भाई, वाटर का रीएब्जॉर्प्शन। अगर वाटर का रीएब्जॉर्प्शन होगा तो इससे ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो इससे ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाएगा, अगर ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो गया तो जीएफआर भी ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाएगा। तो ये हम लोग का था रास, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, बहुत खतरनाक मैकेनिज्म है। आई होप आपको समझ आया होगा कि रेनिन रास, ठीक है, रास कहाँ गया रास, अच्छा रास हम लोग का देखो क्या क्या फंक्शन करता है, एक फंक्शन है इसके, बहुत अनेक फंक्शन है इसके, एक फंक्शन नहीं है अनेक फंक्शन इसके। ठीक है, मोर देन वन फंक्शन को अनेक फंक्शन बोलते हैं हिंदी में, इतना तो पता होगा यार। ठीक है, सो एंजियोटेंसिन 2 एक वैसोकंस्ट्रिक्टर है, ठीक है, एड्रिनल कॉर्टेक्स को एक्टिवेट करता है एंड हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट करता है, हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट करेगा एडीएच रिलीज करने के लिए, फिर पोस्टेरियर पिट्यूटरी रिलीज कर देता है एडीएच। फाइनली क्या होता है, वाटर का रीएब्जॉर्प्शन होता है जिससे ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है और फाइनली जीएफआर भी इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, अब लास्ट देखेंगे, चलो एनएफ, एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर, लास्ट फैक्टर है एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर। सो लास्ट हम लोग मैकेनिज्म को डिस्कस करेंगे एएनएफ, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मत मिस करना। ठीक है, 2 मिनट का काम है, ठीक है, 2 मिनट का मैगी, क्लियर है। सो देखो एएनएफ एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर हम लोग का क्या है भाई, ये एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर, ठीक है, एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर। सो एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर सबसे कब रिलीज होगा, ये रिलीज कौन करता है, ये रिलीज करता है, देखो रिलीज बाय वॉल ऑफ एट्रिया, जो हार्ट के, हम लोग का हार्ट है, ठीक है, उसके जो एट्रिया के वाल हैं वो रिलीज करते हैं। ठीक है, हम लोग का जो हार्ट है उसमें एट्रियम है, तो एट्रियम के जो वाल हैं, जो हार्ट के एट्रियम का वाल है, ये क्या रिलीज करता है भाई, ये रिलीज करता है एएनएफ, समझे। तो एट्रियम के वाल जो है ये क्या रिलीज करते हैं, एट्रियल वाल रिलीज करते हैं एएनएफ। ठीक है, तो एएनएफ को कौन रिलीज करता है, एट्रियल वॉल, एट्रियल वॉल क्या करता है, वॉल ऑफ एट्रिया एएनएफ को रिलीज करता है। तो जब किसी का ब्लड प्रेशर
हाई है, जब किसी का ब्लड प्रेशर हाई है, ठीक है, तो इससे क्या होता है, इससे आपका ANF रिलीज होता है। इससे क्या रिलीज होता है भाई, अगर किसी का ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, ज़्यादा टेंशन लेता है, या किसी भी वजह से किसी का ब्लड प्रेशर हाई है, ठीक है, तो इससे क्या होता है, ब्लड प्रेशर हाई है तो इससे क्या, जो एट्रिया के वाल हैं ये क्या रिलीज करते हैं भाई, एट्रिया के वाल रिलीज करते हैं ANF, एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर, एट्रियल के वाल रिलीज करते हैं। तो आखिर में ANF क्या करता है, हम लोग का ANF वैसो डायलेटर होता है। ANF क्या होता है, वैसो डायलेशन करता है, ठीक है। तो ANF क्या करता है, वैसो डायलेशन, ANF क्या करता है, वैसो डायलेशन, मतलब ये देखो ब्लड वेसल को डायलेट कर देगा, मतलब क्या करेगा ये, वैसो डायलेशन, वैसो डायलेशन, वैसो डायलेशन कर देगा ब्लड वेसल का। तो इससे क्या होगा, ANF वैसो डायलेशन करता है किसका, ये वैसो डायलेशन करता है ब्लड प्रेशर का। तो कुल मिलाकर वैसो डायलेशन से जो ब्लड प्रेशर ये डिक्रीज हो जाएगा। जल्दी बोला हूं लेकिन कॉन्सेप्चुअल बोला हूं, आपको समझ आ गया होगा कि जब ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है तो ANF रिलीज होता है। ANF रिलीज कौन करता है, वाल ऑफ एट्रिया, एट्रिया के जो वाल हैं ये ANF को रिलीज करते हैं। ANF हम लोग का वैसो डायलेशन करता है। वैसो डायलेशन का मतलब है डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल, डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल, ठीक है। तो वैसो डायलेशन का मतलब है डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल, ये ब्लड वेसल को डायलेट कर देगा। अगर ब्लड वेसल डायलेट हो जाएगा तो BP ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, ठीक है। जो ब्लड प्रेशर ये डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है, ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या करता है, सप्रेस रास, ये रास को सप्रेस कर देता है, ठीक है। ये क्या करता है भाई, ये सप्रेस कर देता है किसे, रास एंड ADH, ये रास और ADH को सप्रेस कर देता है, रास एंड सप्रेस, ठीक है, रास एंड ADH को सप्रेस जब कर देगा तो वाटर का रीएब्जॉर्प्शन नहीं होगा, इससे वाटर का रीएब्जॉर्प्शन अकर नहीं होगा, क्योंकि ये क्या कर देता है भाई, रास एंड ADH को ये सप्रेस कर देता है, तो वाटर का रीएब्जॉर्प्शन नहीं होगा। तो ये समझ गए, तो ये हम लोग का ANF है, एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर। आई होप आपको ये समझ आया होगा कि आखिर में ANF क्या होता है, ठीक है, समझ गए। तो ये था आपका आज का लेक्चर, सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।